इस वक्त सुबह के 10:05 हुए हैं और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये है समृद्धि महामार्ग का आखिरी स्टॉप। जो एक्स्ट्रा था यहाँ पे रुकना नहीं था, लेकिन इमरजेंसी में रुकना पड़ा। मैं 11 बजे इगतपुरी पहुंच जाऊंगा और इस वक्त बजे हैं सुबह के 10:05, यानी 1 घंटे के अंदर इस हाईवे को छोड़ दूंगा और 120 की स्पीड आगे 100 की स्पीड हो जाएगी। तो उस हिसाब से 100 या 120 किलोमीटर बचा, इससे ज़्यादा नहीं बचा। वैसे मुंबई 200 किलोमीटर है यहाँ से। मैं हूँ शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। 21 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। 21 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर नासिक भी जा सकते हैं और पुणे भी जा सकते हैं। पुणे जाने वाले लेफ्ट साइड से बाहर निकलकर लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं और नासिक वालों को लेफ्ट साइड से बाहर निकलकर राइट मारना पड़ेगा, क्योंकि नासिक हाईवे राइट साइड में है। जब से मैं इस हाईवे को पकड़ा हूँ तब से इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 120 चली आ रही है, लेकिन आगे 22 नंबर का इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद स्पीड स्लो हो जाएगी। वो जो 120 की स्पीड अभी तक चली आ रही थी वो 100 हो जाएगी। 3 स्पीड नहीं रहेंगी, सिर्फ 2 बचेंगी। पहले 80, 100, 120 थी, अभी 80 और 100 हो जाएगी। कार वालों के लिए भी 100 की स्पीड ही रहेगी। 21 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ, नासिक और पुणे जाने वालों के लिए है। यहाँ से नासिक वाले घोटी निकलेंगे और उनको घोटी का टोल प्लाजा भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो नासिक जा सकते हैं। अब घोटी से नासिक कितना किलोमीटर है मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत दूर नहीं है, करीब है। और नेशनल हाईवे 60 पकड़ के जाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे का आपको मैं दिखाता हूँ, पीला डब्बा नज़र आ रहा है। ये लेफ्ट साइड में पीला डब्बा के अंदर NH 60 लिखा हुआ है। पीला डब्बा का मतलब है कि नेशनल हाईवे। अगर डब्बा ग्रीन होता तो स्टेट हाईवे हो जाता। वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। NH 60। सोडा है क्या? सोडा है तो बिस्लरी तो फिल्टर पानी का बनाता होगा। अच्छा है, उसमें नींबू और पुदीना का टेस्ट है। शक्कर भी हल्की है। दुकानों में नहीं मिलता ये। अच्छा, सिर्फ बिस्लरी की एजेंसी में मिलता है और ऑनलाइन। दुकान वाले रखते ही नहीं है। हाँ, बचत कम है क्या? बचत कम है, सप्लाई भी कम है। नया आया है ना, नया भी मतलब 1.5 साल हो गए। अदनान ने पेट्रोल पंप से बिस्लरी कंपनी का सोडा लिया है, तो मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। बिस्लरी कंपनी भी भरोसेमंद है। अगर बिस्लरी बना रही है सोडा तो इसका मतलब ये है कि फिल्टर पानी से बना रही है, क्योंकि जितने भी कोल्ड ड्रिंक है वो गंदे पानी से बनाते हैं। अगर मैं पी लूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है, जुलाब शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ। बिस्लरी नाम देख के मैंने पिया। बिस्लरी नंबर 1 कंपनी है। अगर बिस्लरी कोल्ड ड्रिंक बनाने लगे ना तो ये भरोसे की बात है, पी सकते हैं। फिल्टर पानी से बनाता है वो। सोडा तो बना ही रहा है, लेकिन बिस्लरी मार्जिन बहुत कम देता है दुकानदारों को, इसलिए दुकानदार बिस्लरी का माल बहुत कम रखते हैं। स्पीड कम हो गई है, यहाँ से कार वालों की स्पीड 100 हो गई है। आगे फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों मुझे समझ में नहीं आया। वैसे फील तो हो रहा है और समझ में भी आ रहा है कि कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जंपिंग बहुत है। रोड पे जंपिंग है और जंपिंग की वजह से इन्होंने 120 वाली स्पीड को 100 बना दिया, ताकि ज़्यादा शिकायत ना करें लोग। 120 में ज़्यादा जंपिंग होगी, 100 की स्पीड में बहुत कम जंपिंग महसूस होती है, इसलिए इन्होंने स्पीड कम कर दिया। रोड नहीं सुधारेंगे, स्पीड कम कर देंगे। कंडक्टर से अगर गलती हुई है तो उसकी भरपाई करवाओ, तोड़ के वापस बनवाना चाहिए ना। देखो 100 की स्पीड हो गई है, 80, 100, सिर्फ 2 स्पीड चल रही है, 3 नहीं है। यहाँ पे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें नासिक
12 किलोमीटर, इगतपुरी 37 किलोमीटर, मुंबई 182 किलोमीटर। इसमें कन्फ्यूजिंग है, लिखा तो सही है लेकिन अच्छे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? नासिक के लिए 22 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकले और उसके लिए 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और इगतपुरी के लिए 23 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकले उसके लिए 37 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और मुंबई 182 किलोमीटर है। हाँ सही लिखा है। क्यों? क्योंकि इगतपुरी वाली सुरंग चालू हो जाएगी तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से लिखा गया ना। क्योंकि अभी फिलहाल जो मैं सफ़र कर रहा हूँ वो जून से पहले का है। 5 जून को समृद्धि महामार्ग इगतपुरी से आमने तक यानी भिवंडी तक चालू हो गया है, लेकिन ये मेरा सफ़र अप्रैल का है, तो उस वक्त तो ये चालू नहीं था। तो मुंबई जाने वाले भी इगतपुरी से ही बाहर निकलेंगे। 22 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। 22 नंबर के इंटरचेंज से घोटी जा सकते हैं और नासिक भी जा सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज से घोटी बहुत दूर है। मुंबई यहाँ से 172 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन इगतपुरी इंटरचेंज 27 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बचा है 22 नंबर का इंटरचेंज आने में, और वो बिल्कुल करीब है। 500 मीटर तो ख़त्म हो गए हैं। और ये रहा 22 नंबर का इंटरचेंज लेफ़्ट साइड में। ये 21 नंबर का इंटरचेंज ख़त्म होते ही स्पीड स्लो हो गई, फिर थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाया था। 3-4 किलोमीटर 120 की रखा, उसके बाद फिर 100 कर दिया। अब ये इगतपुरी तक 100 की स्पीड रखेंगे, और मुझे 100 रखना पड़ेगा। भले ही कैमरा नहीं लगे हैं तो क्या हुआ, बोर्ड तो लगा हुआ है, तो जो स्पीड बताई गई है उसी स्पीड पे चलना चाहिए। तुम्हें क्या मालूम कौन से कोने में कैमरा घुसा हुआ हो। समझ रहे हो बात? अगर तुमको बता दिया गया है कि यहाँ पे 100 पे चलो तो 100 पे चलो, इससे ऊपर नहीं चलना चाहिए। इगतपुरी से चेंबूर मेरा घर तक 128 किलोमीटर पड़ता है, और जो बोर्ड लगे हुए हैं मेरे ख्याल से वो कहाँ तक होंगे, 168 किलोमीटर है मुंबई यहाँ से। तो इसमें 22 किलोमीटर कम कर दो, क्योंकि इगतपुरी का इंटरचेंज 22 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। 40, 20, 60, 45 हो गया, 28, हाँ 15 किलोमीटर होएगा। वीटी तक का दिया होएगा इन्होंने। ये जो 168 किलोमीटर है वीटी तक है शायद। शाहपुर 68 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ सीनरी बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ के इगतपुरी के। लोग इगतपुरी घूमने भी आते हैं मुंबई से। मैं खुद आ चुका हूँ, कैमल वैली वगैरह। पूरा इगतपुरी तो नहीं घूमा, लेकिन कैमल वैली हाईवे पे है ना, तो वहाँ विज़िट किया था। जब लॉकडाउन से निकला था मैं बाहर, तब मैं आया था इगतपुरी। घर में बैठे बैठे ताबान हो गया था। देखो यहाँ पे 120 की स्पीड दे दिया है, आगे स्लो हो जाएगी। आगे फिर 100 करने वाले हैं ये लोग। रोड के हिसाब से है, जहाँ पे जंपिंग है वहाँ पे 100 कर दिया, जहाँ पे जंपिंग नहीं वहाँ पे 120 कर दिया है। 5 जून 2025 को समृद्धि महामार्ग के पूरा 701 किलोमीटर की कितना है पूरा चालू कर दिया है भिवंडी तक। आमने भिवंडी में है, स्वास्तिक ढाबा से मुश्किल से आधा पौना किलोमीटर होएगा राइट टर्न आमना के लिए। स्वास्तिक ढाबा और शालीमार ढाबा भिवंडी में, हम तो अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। तो उसके आगे राइट टर्न मार के आमने का इंटरचेंज मिल जाएगा। लेकिन आमने तक पहुँचने में 2.5 घंटा लग जाएगा। है 55 किलोमीटर, चेंबूर से 55 किलोमीटर है, लेकिन वो 55 किलोमीटर 1 घंटे में तय होना चाहिए। लेकिन रोड का काम चल रहा है अभी तक, 1 घंटा जाम लगा रहता है। 2.5 घंटा लग जाते हैं, यानी 2 घंटा एक्स्ट्रा। और अगर दूसरी रास्ता बदल कर जाना चाहूँ तो वो तो और लंबा पड़ जाता है, उसमें 3 घंटे का रास्ता दिया है। ट्रक वालों के जाम लगे रहते हैं, बड़े लंबे लंबे जाम।
इगतपुरी का इंटरचेंज यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। मुंबई 160 किलोमीटर बचा है, शाहपुर 61 किलोमीटर है। असल में ये अप्रैल का वीडियो है और अप्रैल में समृद्धि महामार्ग चालू होने वाला था पूरा इगतपुरी सामने तक, जो कि नहीं चालू हो पाया। दादना नदी आ गई है, ये दादना नदी का ब्रिज है। मैंने सोचा कि अप्रैल में नहीं चालू हुआ तो मई में चालू हो जाएगा। मई में चालू होने वाला था मगर किसी वजह से टल गया। फीता काटने वाला कोई नहीं मिला था। फिर इन्होंने 5 जून को चालू किया। जो मेन आदमी था फीता काटने वाला वो 5 जून को भी नहीं मिला, तो छोटे फंटा लोगों ने काटा। ये छोटी सुरंग है, इगतपुरी से पहले मिलती है। वो जो नई चालू किया है ना इगतपुरी से कसारा वाली सुरंग, 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर की है। जबरदस्त सुरंग है। मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन जबरदस्त है। 8 किलोमीटर तक कैसे चलेंगे, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, काफी टेक्निक भिड़ाया होगा। ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा अंदर, बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाया होगा ऑक्सीजन के लिए। 8 किलोमीटर तक ऑक्सीजन लेकर जाना एग्जॉस्ट के जरिए। 100 की स्पीड कर दिया है फिर से यहाँ पे। वैसे सुरंग में 80 की स्पीड रहती है, कोई भी सुरंग हो। अगर 120 की स्पीड है तब भी सुरंग के अंदर की जो स्पीड होती है वो 80 की होती है महाराष्ट्र में। बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। तो पहला जो एग्जॉस्ट होता है वो जहाँ तक लेकर जाता है ऑक्सीजन को, उसके आगे एक और एग्जॉस्ट होता है, फिर वो ऑक्सीजन को लेकर ट्रैवल करता है आगे तक। उसके बाद फिर एक और ऑक्सीजन होता है। इसी तरह नंबर वाइज ऑक्सीजन के एग्जॉस्ट होते हैं, वो ट्रैवल कराते रहते हैं ऑक्सीजन को आगे तक ले जाने में। यही तरीका है सुरंग में ऑक्सीजन पहुंचाने का। और ये ज़रूरी भी है, ऑक्सीजन के बगैर लोग जिंदा कैसे रहेंगे। 100 की स्पीड तो होती नहीं ना सुरंग में, 80 की स्पीड है। 80 की स्पीड में 8.5 किलोमीटर कम से कम 12-15 मिनट तो लग जाएगा सुरंग के अंदर। तो 12-15 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन तो पहुंचाया होएगा। अब किसी दिन जाऊंगा वहां पे ना, तब पता चलेगा क्या पोजीशन है। बाईपास भी दिया है अंदर, जाने वाले लोग आने वाले रोड पे जा सकते हैं बाईपास करके। बहुत टेक्निक से बनाया है। इस हाईवे में जितने भी किलोमीटर मुंबई के बारे में लिखे हैं, जितनी भी जगह पे कि मुंबई इतना किलोमीटर, मुंबई इतना किलोमीटर, वो सीधी रोड का है। बाय इगतपुरी, बाय शाहपुर, ऐसा नहीं है। ये सीधी रोड जो आमने इंटरचेंज पे निकलती है उस रास्ते का किलोमीटर है। अभी आगे भी आएगा कि मुंबई सीधा, और मुंबई सीधा तो जा सकते हैं लेकिन अभी बंद किए हुए हैं। वो 5 जून को खुलेगा, समझ रहे हो। लेकिन इंतजाम तो पहले से है ना कि मुंबई के लिए सीधा जाना है, इगतपुरी के लिए बाईं तरफ मुड़े। इगतपुरी निकलने के लिए 23 नंबर का इंटरचेंज दिया गया है, वो यहाँ से निकले। और आगे बैरिकेटर लगा हुआ है कि नहीं सीधा नहीं जा सकते, वो अभी बंद है। जब खुलेगा, जब बैरिकेटर हटा दिए जाएंगे, और वो जो सीधा निशान लगा हुआ है कि मुंबई सीधा है, वो उस वक्त अप्लाई हो जाएगा। अभी अप्लाई नहीं होगा, आने वाला है। 23 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है इगतपुरी के लिए। और इसी 23 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर मैं इगतपुरी होते हुए कसारा घाट उतरूंगा। 11:15 बजने वाला है और 11:15 बजे मैं इस हाईवे को छोड़ रहा हूँ। और इस हाईवे पर मैं एंट्री किया था सुबह के 4:15 बजे। हालांकि एंट्री से पहले मैं रेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने एंट्री के बाद रेस्ट किया था आधा घंटा। तो इस हिसाब से 4:45 बजे मैंने इस हाईवे को पकड़ा था। और 4:45 बजे इस हाईवे को पकड़ने के बाद मैंने 3 ब्रेक लिया है 20-20 मिनट के, यानी 60 मिनट के। तो आप जोड़ लो, 4:45 से 1 घंटा निकाल दो ब्रेक के, तो 6:45 हो गए। 6:45 से 11:15 तक कितना हुआ? 6, 5, 11। 5 घंटे में मैंने इस हाईवे को पार कर लिया। 670 किलोमीटर सिर्फ 5 घंटे में। वाह क्या बात है। क्योंकि 11:15 बजे हैं इस वक्त। स्वास्थ्य ढाबा में जाके खाना खा लूंगा दोपहर का। मुझे 2-2.5 घंटा तो लगने वाला है स्वास्थ्य ढाबा तक। तो जब तक 12, 12:30 बज जाएगा, खाना मिल जाएगा। 12 बजे ओपन हो जाता है वो। और कुछ शाम के लिए पार्सल ले लूंगा, क्योंकि फैमिली घर में तो है नहीं, वो कानपुर में है। कुछ दिनों के बाद आएंगे वो लोग। 23 नंबर का इंटरचेंज ये रहा। यहाँ पर देखो बंद है तो रास्ता। मुंबई जाने वाली सीधी रोड बंद है।
और 23 नंबर के इंटरचेंज की तरफ मुझे निकाल दिया है। यही है 23 नंबर का इंटरचेंज, और यहीं पर मुझे टोल चार्जेस पे करना पड़ेगा। महंगा हो गया टोल। It's 600 meters. At the roundabout, take the second exit. नागपुर से एंट्री होने के बाद यहाँ तक का 1290 रुपये लिया है, और ये 2 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा है। पिंपरी सदरुद्दीन टोल प्लाजा 1290 रुपये काटने के बाद मेरे पास 63 रुपये बचे हैं, और फतेहपुर से निकलने के बाद यहाँ तक मेरा 2495 रुपये टोल चार्ज लगे हैं। टोटल खर्चा टोल चार्ज का 2495 रुपये हैं। और ये मैहर से शुरू हुआ है। मैहर से पहले 40 रुपये का एक टोल लगा था। कालिंजर तक यानी यूपी में कोई टोल चार्जेस नहीं लगा मेरा। इतना ही खर्चा मेरा दूसरा हाईवे में आ जाता है, इंदौर झांसी हाईवे में इतना ही खर्चा आता है वहाँ भी। 500 meters. Turn left. लेकिन वहाँ यूपी के 5 टोल प्लाजा बढ़ जाते हैं, इसलिए इतना खर्चा आता है। Turn left. यूपी के 5 टोल प्लाजा अगर कम कर दो तो फिर वो लाइन सस्ती है, ये लाइन महंगी है। जबलपुर हाईवे यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, और नासिक वाले यहाँ से राइट मार के जा सकते हैं। ये जो राइट में ब्रिज दिख रहा है ना, नया बना है ये चालू हो गया तो काफ़ी आसान हो गया, वरना यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता था, लोग घंटों फंसे रहते थे। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, अच्छा किया बना दिया। मुंबई यहाँ से 133 किलोमीटर की दूरी पे है, और कल्याण यहाँ से 79 किलोमीटर दूर है, एकम 80। कसारा स्टेशन यहाँ से 14 किलोमीटर के बाद है। बोर्ड में लिखा हुआ है नीचे कि घाट शुरू, कसारा घाट यहाँ से शुरू होती है। घाट शुरू, बहुत बड़े बड़े ब्रेकर बनाया है। साहिल समंदर से 1920 फीट की ऊंचाई पे हूँ मैं, और यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ, यानी तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई। ऐसा नहीं है कि मैं 2000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ा हूँ, नहीं, ऑलरेडी मैं पहले से यहीं पे हूँ 2000 फीट की ऊंचाई पे। Warning, fixed speed camera, limit 60. 60। ये 60। कहाँ पे छुपा के लगाई है? मुंबई डाउन में है, काफ़ी नीचे है मुंबई बाकी जगहों से। अभी तक जहाँ से मैं चला आ रहा हूँ नागपुर से यहाँ तक इंटरचेंज तक, वहाँ से 2000 फीट मुझे गहराई में जाना है नीचे। और ये बात भी पूरी तरह सही नहीं हुई कि ये पहाड़ के नीचे 2000 फीट की गहराई है। हाँ, साहिल समंदर से 2000 फीट की ऊंचाई पे कसारा घाट है, और कुछ फीट तो मैं नीचे उतर ही चुका हूँ। लेकिन मुंबई के बाज़ एरिया, कुछ जगह साहिल समंदर से भी नीचे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन सी जगह साहिल समंदर से नीचे हैं और कौन से साहिल समंदर से ऊंची हैं। तो ये घाट उतरने के बाद पूरी तरह साहिल समंदर से नीचे भी जा सकता हूँ, और साहिल समंदर से कुछ फीट की ऊंचाई पे भी जा सकता हूँ। ये ऊंचा नीचा लगा रहेगा। ये घाटी एरिया है, यहाँ पे फ्लैट ज़मीन कहीं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि चेंबूर भी पहुँच जाऊँगा, वहाँ पर भी मुझे ऊंचा नीचा मिलेगा। तो ये कहना सही नहीं होएगा कि इस वक्त मैं साहिल समंदर के बराबर में हूँ, या कितनी फीट की ऊंचाई पे हूँ, या कितनी फीट की गहराई पे हूँ। उसके लिए बाकायदा नापना पड़ेगा। जो पैरामीटर दिए गए हैं ऊंचाई और गहराई नापने की, उनसे नापना पड़ेगा, और मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। ये है सही बात। कसारा घाट की रोड इस वक्त बहुत ही सुमूथ बनी हुई है। नवंबर में मैं इधर से गुजरा था, नवंबर में भी बन रही थी, पट्टी नहीं खींची गई थी, रोड पूरी बन चुकी थी।
ब्रेकर भी नहीं थे, अभी ब्रेकर भी बना दिए गए हैं और पट्टी भी खींच दी गई है। और पट्टी खींचने के बावजूद भी पीछे एक ट्रक दाईं तरफ पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो गया है। रिवर्स करके देख सकते हो 1 मिनट की दूरी पे, यानी 1 या 2 मिनट पीछे गुजर गया है राइट साइड में। नींद में रहा होगा रात को, उसको नींद आ गई होगी, राइट में टकरा दिया पहाड़ से। वो तो चौवा कि राइट में था, लेफ्ट में खाएंगे, लेफ्ट में होता तो नीचे चला जाता। ट्रक वालों की बहुत बुरी हालत होती है। इनको नींद आती है, इनकी आंख में झपकी भी लगती है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी चलाते रहते हैं। इनको एक साइड में लगा के थोड़ी देर सो लेना चाहिए, पता नहीं क्यों रिस्क लेते हैं। Warning, fixed speed camera, limit 70. Mobile speed camera ahead. शायद वही है। कसारा घाट से पूरी तरह नीचे आ चुका हूँ और अब सीट चेंज करने की बारी है। साइड में गाड़ी लगाकर सीट चेंज करते हैं। इस वक्त 11 बजे हैं